ओके, सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा, सबसे पहली बात, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप रहे थे जिससे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप किया है, सीरीज डेवलप किया है सॉरी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम नापते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नाप के दोनों को माइनस कर दिया तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकलता है, राइट। स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि 298 केल्विन, पहले भी मैं बता रहा था 298 केल्विन, पहले वीडियो के भी, इसके आगे वाला वीडियो के भी शुरू में बताया था 298 केल्विन और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। अगर आपने उस टेम्परेचर में या उस कॉन्सेंट्रेशन में नहीं किया तो क्या दोनों के बीच में ईएमएफ डेवलप नहीं होगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं रहेगा? ज़रूर रहेगा। ये तो यह बात है कि आपने जब रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप किया सबका, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्ट का लिया होगा, SHA के साथ, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर किया होगा, जिसको हम लोग 0 पकड़ते हैं और उस हिसाब से ये निकाल दिया होगा, राइट। तो ये तो हम लोगों को पता है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, तब जो इक्वेशन इसको डोमिनेट करता है वो इक्वेशन है, या सॉरी डोमिनेट बोलना भूल होगा, मतलब जो इक्वेशन इसको गवर्न करता है। सोचो आपने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया आपका, पहले 1 मोलर था, दोनों इमेजिन करो दोनों हाफ सेल में, अब 1 मोलर नहीं है, तो तब जो ईएमएफ डेवलप, सोचो एक ये हुआ तो इसका एक ई कैथोड या ई एनोड ऑफ ई नॉट ऑफ द सेल रहेगा, ठीक है। इसका एक ई नॉट ऑफ द सेल रहेगा, एक कैथोड का होगा, ई नॉट ऑफ द सेल रहेगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। चलो पकड़ लेते हैं, ये एनोड है या ई लेफ्ट है, ये ई नॉट राइट है या कैथोड है, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट हमें हमेशा करते हैं। तो ये जो ई नॉट है यही स्टैंडर्ड है, तो इससे जो ईएमएफ आएगा वो भी स्टैंडर्ड ईएमएफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है, राइट, एट 298 केल्विन। अगर ऐसा है कि आपने SHE के साथ नाप के ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाला था और करके ईएमएफ निकाला था माइनस करके, अगर बात ये है कि आपने 1 मोलर नहीं लिया है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तब जो एक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, एक का, ये भूल जाओ, एक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, गौर से देखो, ई नॉट माइनस RT/NF log बेस E concentration of M डिवाइडेड बाई concentration of Mn प्लस। मतलब ये बात हुआ है कि चाहे ये कैथोड का हो या एनोड का हो, या एनोड का हो, M मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द M मतलब मेटल कॉन्सेंट्रेशन, ये जो मेटल रॉड, सोचो ये जिंक है, ये ZnSO4 है, सोचो ये Cu है, ये CuSO4 है, तो ये मेटल का जो Zn है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बैठना चाहिए, Zn कॉन्सेंट्रेशन, और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बैठना चाहिए, जो कि 1 मोलर लिया था आपने स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन अभी Mn+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, क्योंकि आप जब दूसरा कॉन्सेंट्रेशन वेरी कराओगे और टेम्परेचर T वेरी कराओगे, तब E इजिकल्स टू ई नॉट जो अपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ नापा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF लॉग बेस ई, ये हो गया। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड और द कैथोड, ये आपको मिलेगा व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड और द कैथोड व्हेन देयर इज अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हम लोग बोलते हैं इसको नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें अगर आप R और T का वैल्यू सब कुछ बैठा दोगे, E इजिकल्स टू ई नॉट माइनस RT, R का वैल्यू बैठाओगे, F का वैल्यू, F मतलब 1 फैराडे, ठीक है, F मतलब यहाँ पे 1 फैराडे, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मतलब याद रखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F मतलब फैराडे। अगर आप वैल्यू बैठाओगे, तो अब मैं बुक का इस्तेमाल करता हूँ समझाने के लिए, ये दिमाग में रखो। तो ये देखो, E इजिकल्स टू ई नॉट माइनस RT/NF लॉग बेस ई M/M नॉट, जो ई नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F इज 1 फैराडे एंड N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मतलब तार से जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये वाला तार से, यहाँ से जब तार कनेक्ट कर रहे थे जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो, ठीक है। तो ये चीज़
हमेशा याद रखो कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम है, कैपिटल एम, ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मेटल है ना, तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल भी सॉलिड स्टेट में रहता है, तो इसको हमेशा 1 पकड़ते हैं। तो अगर इसको 1 पकड़ते हैं तो इसके जगह में ये 1 बैठा दिया, बाकी सब ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है, राइट। तो अब आर का वैल्यू बैठा लॉग बेस ई को अगर नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो 2.303 बैठ जाता है RT/NF। अब इन लोगों ने सोचा कि आर का वैल्यू, एफ का वैल्यू और सिर्फ टेम्परेचर वेरी करने से तो ये इस्तेमाल करोगे, टेम्परेचर वेरी करने से ये इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, याद रखना। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 298 केल्विन में, क्योंकि आपका क्लास 12 का जितना भी सम है वो 298 केल्विन में ही दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 298 केल्विन में है तो ये इक्वेशन ऐसे फॉलो हो जाता है, मतलब ये इक्वेशन मेनली ज़रूरत है। तो टेम्परेचर का ये सिर्फ हमको दिखाता है कि कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन होने से क्या होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन ही रखा है। सिर्फ अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये इक्वेशन E इक्वल्स टू E0 सब वैल्यू बैठा के ये यहाँ पे 0.0591/n log base 10 1/mn+, ये हो गया आपका नास्ट इक्वेशन ओनली फॉर कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया आपका नास्ट इक्वेशन फॉर बोथ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दैट इज वन थिंग। अब ये हो गया एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ये भूल जाओ, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया। तो अगर आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स रखोगे और ईएमएफ निकालना चाहोगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ की जगह नॉर्मल ईएमएफ अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रख के, अलग कॉन्सेंट्रेशन रख के निकालना चाहोगे, 1 मोलर नहीं रख के, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ तो 1 मोलर का बताता है। अगर निकालना चाहोगे तो ये फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, ये फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई करने का और दोनों को माइनस कर देने का, ये फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई करने का जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, ये फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई करने का और माइनस। मतलब क्या है, सोचो ये रिएक्शन हो रहा है एक जिंक के साथ कॉपर का, ठीक है। तो जिंक के लिए तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कॉपर कैथोड बनाता है, जिंक एनोड बनाता है, तो E0 + RT लॉग बेस ई कॉपर +2। यहाँ पे प्लस क्यों लिया है सर, क्योंकि देखो यहाँ पे सर माइनस था सर, यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे 2 यहाँ पे क्यों बैठाया है सर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस रिएक्शन इज 2, इसीलिए 2 बैठा दिया है सर। माइनस प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लॉग बेस ई देखो नीचे ये 1 पकड़ के, यहाँ देखो 1 पकड़ के नीचे Mn+ था, तो इसको अगर उलट दे तो ऊपर में ही अगर कॉपर +2 का ले ले तो ये पॉजिटिव हो गया, इसके वजह से ये नाम नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। बात समझ में आया, क्योंकि ये उलट गया है यहाँ पे। तो माइनस जिंक का भी उसी क्वेश्चन को लिख दिया, गौर से देखो E0 + RT/2F लॉग बेस जिंक, ठीक है। तो इसको ऐसे करने से अगर इस माइनस को यहाँ पे ठीक से लिखने से, कॉमन लेने से, RT लॉग बेस कॉमन लेने से, तो एक ये अगर सॉल्व करोगे, आपको अगर मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ये RT/2F लॉग बेस ये और ये बाहर चला गया, प्लस मतलब इसको तोड़ दिया, कॉमन नहीं, इसको तोड़ दिया, तो इसके साथ ये आ जाएगा और इसके साथ ये आ गया, तो ये दोनों माइनस होके बैठ गया, प्लस RT/2F, ये दोनों यहाँ पे क्या होता है, जनरली लॉगरिथम का एडिशन या सब्सट्रैक्शन से न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इसको अगर माइनस साइन कर दे तो ये फिर से उलट जाएगा और जिंक +2 ऊपर चला जाएगा, कॉपर +2 नीचे चला आएगा। देखो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर अच्छे से सोचोगे तो डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसको करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये करके बताना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है ना। मैं निकालना चाह रहा हूं कि ईएमएफ अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करते हो तो स्टैंडर्ड ईएमएफ आता है। तो अगर मैं निकालना चाह रहा हूं कि नहीं नॉर्मल ईएमएफ क्या है, अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे यूज़ करूँ और यहाँ पे यूज़ करूँ तो नॉर्मल ईएमएफ क्या है, तो इसका नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल है ना, इस फार्मूला को यूज़ करके और नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ कैथोड एंड एनोड को माइनस करना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ पे क्या है, इस फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पे थोड़ा सा पैचीदा सा कर दिया कि ये जो ईएमएफ ऑफ द कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये से लिख के प्लस कर दिया। यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ है कि Mn+ नीचे होना चाहिए, ये ऊपर लिखा है, और यहाँ पे माइनस ये जिंक के लिए लिख दिया सेम फार्मूला। अब ये माइनस ये अलग रख दिया है ना, तो ये E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो ये हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है ये।
अब ये जो है प्लस आर टी बाई टू एफ, ये देखो प्लस आर टी बाई टू एफ लॉग बेस कॉपर दिस प्लस दिस, तो जब प्लस होता है लॉगरिदम का रूल है इसके साथ, सिर्फ इसको देखो, इसके साथ ये जब प्लस होता है तब ये ऊपर में ये और नीचे में ये बैठ जाता है, राइट। इसी को अगर माइनस कर दोगे तो ये उलट जाएगा, जैसे पहले भी हुआ था यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये हो गया आपका चीज़। अगर आप इसी रिएक्शन को 298 केल्विन में कर रहे हो तो आप फॉर्मूला में 298 बैठा दो और ये हो जाएगा आपका ई सेल इजिकल्स टू ई नॉट सेल, ई एम एफ ऑफ द सेल इजिकल्स टू स्टैंडर्ड ई एम एफ माइनस 0.0591/2 लॉग बेस दिस। अगर एक रिएक्शन ऐसा हो रहा है तो इससे ये फॉलो करता है, अगर एक रिएक्शन ए बी बी एक्स एक्स वाई वाई हो रहा है तो ई सेल इजिकल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग बेस एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई ए टू द पावर, मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, याद रखो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ये इक्विलिब्रियम में भी सीखा था, राइट और रॉन्ग। तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हो, और ये चीज़ ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 298 केल्विन में हो रहा है, और अगर आपको टेम्परेचर नहीं पता तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, right? So I hope that you have understood this Nernst equation. Nernst equation is easy only if you try to understand. Okay, so let's see some numericals so that it becomes more clear to us. क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। अरे यार 298 केल्विन में देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकेंगे, और रिडक्शन एक ही इलेक्ट्रोड का निकालने वाला है तो ये होगा, ना कि ये होगा, ये ई एम एफ ऑफ द सेल के लिए खाली ये होगा, ठीक है। तो हम लोग देखो ये इक्वेशन ई नॉट माइनस 0.059/2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए 2 कॉपर का है, लॉग डिवाइड बाई 1 बाई कॉपर प्लस, क्योंकि यहाँ पे सी यू का होना चाहिए था, वो तो 1 होता है सॉलिड में, कोई भी सॉलिड का 1 पकड़ते हैं, तो ये वैल्यू बैठा के आंसर आ गया, एज इजी एज दैट। जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट द डाइल्यूशन एट 298 केल्विन। बाप रे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो क्या करना है, तो तो एक जिंक इलेक्ट्रोड का निकालने वाला है, तो ई ऑफ द जिंक इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये देखो रिडक्शन के लिए Zn+2 बाद में Zn लिखा है, ठीक है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ये बैठा दिया, फार्मूला बैठा दिया, 2 क्यों बैठा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, देखो इस क्वेश्चन को देखो, n के जगह में 2 बैठाया है, राइट और रॉन्ग। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो एज 0.1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज 95% डिसोसिएटेड, यहाँ पे बोला है, तो 95% ऑफ 0.1 मोलर इज दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, क्योंकि वो 95% 100% डिसोसिएट नहीं किया है, इतना ही डिसोसिएट किया है, तो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये बैठेगा, ठीक है। और फार्मूला बिल्कुल ठीक है, राइट और रॉन्ग, माइनस ऑफ ई नॉट पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल बैठ गया माइनस 0.0591/2 लॉग बेस ये। अब इसको सिर्फ लॉग टेबल से देख के करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। माइनस ये है, माइनस इसका वैल्यू ये है, लॉग ये 1000 बाई, इसको सॉल्व किया है, लॉग 1000/95 लिख के लॉग 1000 माइनस लॉग 95 देख के लॉग वैल्यू से टेबल भी देख के बैठा दिया है, और आपका आंसर आ गया है, राइट और रॉन्ग। तो ये आसान सा सम है। चलो ये सम देखते हैं, ये सम अच्छा है। अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक जिंक प्लेट इमर्स्ड इन दिस मच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन, मेटालिक प्लेट लीड ऑफ दिस मच मोलर कंसंट्रेशन लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब जिंक नाइट्रेट में जिंक डाला है, जिंक का कंसंट्रेशन ये है, लीड नाइट्रेट में लीड डाला है, लीड का कंसंट्रेशन ये है, लीड नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ये है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस एंड रिप्रेजेंट ऑफ द सेल। जिंक का ये Zn+2 पहले है, Zn बाद में है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल बताया है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा दिख रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ये कैथोड में रहेगा और ये एनोड में रहेगा। तो आपका सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका सेल रिएक्शन ये देखो, पहले एनोड उसके बाद कैथोड, ठीक ही है, ठीक है, देखो एनोड में रहेगा कैथोड में रहेगा, देख के पता चल जाता है, पहला बात तो ये। अब क्या करना है, अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, डेफिनेटली ये वाला फार्मूला, या फिर ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला क्योंकि सिर्फ आयंस में है तो ये वाला फार्मूला लेंगे, इस वाले को नहीं, इस वाले को यूज़ करना है, क्योंकि ये वाला किसका फार्मूला है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और ये ईएमएफ निकालने वाला, तो मुझे ईएमएफ निकालने बोला है दोनों को कंपेयर करके, राइट। सो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, पहले तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेना पड़ेगा दोनों का, तो दोनों का ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए
-0.13 -0.76 करके निकालना पड़ेगा, निकाला होगा कहीं पे, देखो 0.63 वोल्ट, -0 निकाला। अब ई सेल इज टू ई नॉट सेल -0.0591/n, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 log Zn+2/Pb+2, क्यों, क्योंकि Zn+2 क्यों ऊपर और Pb+2 क्यों नीचे। हमेशा याद रखो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर, जिसका रिडक्शन होता है वो नीचे। ये डेरिवेशन में भी ध्यान दिया है शायद आप लोगों ने, कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता। देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऊपर था, ऑक्सीडेशन का नीचे था, क्योंकि हमेशा ई कैथोड ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं, तो ये ऊपर चला गया था, ये नीचे चला गया था। बाद में इस प्लस को जब माइनस में कन्वर्ट किया है तो ऑक्सीडेशन वाला ऊपर और रिडक्शन वाला हमेशा नीचे, हमेशा ऑक्सीडेशन वाला ऊपर, नीचे रिडक्शन वाला नीचे। तो हमेशा ऐसे याद रखो कि ऑक्सीडेशन वाला को ऊपर और रिडक्शन वाला को नीचे बैठाओ, वैल्यू बैठाओ, आ जाएगा। इज़ दिस क्लियर। लॉग का टेबल तो देखना चाहिए, लॉग का टेबल देखना नहीं आता है तो मैथ्स टीचर से थोड़ा पूछ लो। तो इतना तक करने से इनफ है। ये आप स्क्रीनशॉट मार के आप देख सकते हो, ये एग्जांपल्स इजी है, क्या क्या है ये पे मैं समझाऊंगा नहीं ये चीज़, ठीक है। 3 एग्जाम्पल समझा दिए हैं 3 तरीके से। सो आई होप दैट यू कैन डू दिस, यू कैन सी दिस एग्जाम्पल्स। देर आर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑल्सो, you can see here, these practice problems are important, you can take screenshot and do it. Also there are some practice problems here also, lots of practice problems are there, I am holding it, you can take screenshot of this and can do the sums. However, the hints to the problems and more practice problems are here, and here at the hints and for difficult problems. So ये सब करने से हो जाता है। अब है नया टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नास्ट इक्वेशन और गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम सेल पोटेंशियल। ये 2 टॉपिक जो है, ये 2 टॉपिक बड़ा आसान सा टॉपिक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ये 2 टॉपिक बड़ा आसान सा टॉपिक है, 2 ही टॉपिक अब बाकी है, छोटा सा 2 टॉपिक, बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में क्यों, इसी वीडियो में आप चलो एक काम करो, यहाँ तक देख के वो सब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके पॉज करके वापस आओ तो ये वीडियो समझ सकते हो। ये बहुत आसान वीडियो, देखो अब वीडियो बोल रहा हूँ, टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब क्या। देखो कभी क्या होता है, मैं डायग्राम से समझाता हूँ आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, डायग्राम से समझाता हूँ। देखो बात कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे सब सोचो आपने एक कॉन्सेंट्रेशन लिया, यहाँ पे सोचो आपने एक कॉन्सेंट्रेशन लिया, 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिया, स्टैंडर्ड का नहीं, अलग, मतलब नॉस्ट इक्वेशन का जो बता रहा था, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दोनों का लिया। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑफ मतलब ई आर माइनस ई एल होता है, या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड होता है, राइट, ताकि वो पॉजिटिव आए, वो तो सही बात है। अब बात यह है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड इज कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ये तो सही बात है, ये सबको पता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव में लिख देते हैं हम लोग। अच्छा, ये बात तो ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे घट रहा है इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि सर ये Ag+ जो है वो सॉल्यूशन से बाहर जाता है और नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते रहता है। NO3- या CuSO4 के केस में SO4-2 इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है और Cu का कॉन्सेंट्रेशन जो है घटता रहता है। और यहाँ पे Zn+ बाहर निकल के आता है, Zn+2, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे समझाता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड है वो घटता जाता है, और जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड पहले कम था, कैथोड का ज़्यादा था, अब ये घटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा सिचुएशन मिलेगा जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में टोटल ईएमएफ क्या आएगा, 0 आएगा। तब हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पहुंच गए हैं। मैं फिर से बताता हूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटता जाता है, क्योंकि जो आयंस रिड्यूस होता है वो डिपॉजिट होने लगता है और कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन से बाहर निकल के जाता है, और ये आयंस कंटिन्यूसली सॉल्यूशन में आता रहता है, आयंस को सॉल्यूशन में कॉन्स्टेंटली आता रहता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता रहता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है कंटिन्यूसली घटता रहता है। कॉन्सेंट्रेशन घटता है इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नीचे जाने की कोशिश करता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर जाने की कोशिश करता है। एक ऐसा समय आता है जो जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाता है, तब माइनस करने से टोटल ईएमएफ जीरो आएगा। ये बहुत दिक्कत का बात है। तो तब सेल बैटरी जो हमारा ख़त्म हो जाता है ना, तभी जाके बैटरी ख़त्म हो जाता है। दिस इज द रीज़न व्हाई आवर सेल गेट्स ओवर एग्जॉस्टेड। ओके, लेकिन तब ये इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। लेकिन इस इक्विलिब्रियम का अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो उस कांस्टेंट के वैल्यू से हम लोगों को पता चलता है कि कितना दिन तक या कितना ज़्यादा रिएक्शन चलेगा, राइट और रॉन्ग। तो वो कांस्टेंट निकालने का तरीका क्या है, चलो देखते हैं। तो अगर उसी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब बात ऐसा है कि सोचो इन दोनों में इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोडक्ट बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ द आयनिक कंडीशन में अगर लोगे, क्योंकि इसका तो 1 कॉन्सेंट्रेशन है, इसका तो 1 कॉन्सेंट्रेशन है, तो मत लो। क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना, अगर पढ़े थे तो पता होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो मत लो। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ले लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ले लो, तो दिस बाय दिस हो गया, तो केसी मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन केसी मिल गया। तो ये जो मिला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ऑक्सीडाइज हुआ है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन जो रिड्यूस होता है, वो डिफरेंट चीज़ है। तो अभी ये केसी हो गया। अब देखो तो क्या होता है कि केसी रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 क्यों आया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पहुंचा है तो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ये होच्छे तुम्हारा निकाला है ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ 0 हो गया, तो दोनों का कंपेयर करके ईएमएफ का वैल्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो ई नॉट सेल इधर आ गया, तो इधर देखो -2.03 RT बाई NF, ये पुराना इक्वेशन यूज़ किया है, वैल्यू बैठा दिया। हाँ, अलग टेम्परेचर अलग ये में, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन इज एट 298 केल्विन लेगा तो टेम्परेचर का 298 बैठा के ये वैल्यू, तो ई नॉट सेल 0.0591 बाई N इंटू लॉग KC, क्योंकि ये जो है ये तो KC है ना, तो इसकी जगह में KC बैठा सकते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये हो गया आपका, और क्योंकि यहाँ पे 0 था तो ई नॉट सेल इधर आ गया, राइट और रॉन्ग। ई नॉट सेल किधर आ गया, इधर आ गया। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग। ओके, सो दिस इज़ व्हाट। अब ये जो केसी का ये ई नॉट सेल अगर आपको पता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग पता है तो आप केसी निकाल सकोगे। केसी निकाल सकोगे तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन आपको बता देगा कि कितना दिन तक बैटरी चलेगा या कितना दिन तक सेल रन करेगा, है कि नहीं। आसान चीज़, राइट और रॉन्ग। तो इसके हिसाब से ये द कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो नर्स्ट इक्वेशन से निकाल के एंटी लॉग बना के, क्योंकि लॉग केसी अगर ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइड बाई 0 भी आ गया तो लॉग केसी का वैल्यू आएगा, तो इस साइड में एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो वही किया है यहाँ पे फार्मूला बैठा के, बाद में लास्ट लॉग केसी निकाला है, ये फार्मूला बैठा है सिंपली, ठीक है। ये इस इक्वेशन में कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जिंक एंड कैडमियम, बस डायरेक्ट निकाल दिया है, राइट और रॉन्ग। कि जिंक और कैडमियम का अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाओगे तो कितना देर तक उसका रिएक्शन चलेगा, 1.52 × 10⁻12 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जिंक और कॉपर सेल का होता है 2 × 10⁻, मतलब ये सेल ज़्यादा दिन तक चलेगा। जिंक और कॉपर मिला के अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या बैटरी बनाओगे, और ये सेल कम दिन तक चलेगा, राइट और रॉन्ग। तो यही समझ में आता है इस चीज़ से। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो सुनो या फिर मुझे एक बार बोलो, मैं और समझा दूंगा। ये आसान चीज़ है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो ईएमएफ 0 हो जाता है। ये उसी वैल्यू में ये जो इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे 0 बैठा के ई नॉट सेल, ये यहाँ पे 0 बैठा के ई नॉट सेल, ये हो गया आपका केसी, है ना। तो यहाँ पे केसी बैठ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली एक लॉग था, तो लॉग केसी, ये केसी का वैल्यू है, ये आपको क्लास 11 से पता होना चाहिए केसी, तो ये आपका आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है, राइट और रॉन्ग। ज़्यादा पेचीदा सा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, आसान से सोचो, आसानी से फार्मूला याद रखो, हो जाएगा। अब है तीसरा चीज़, गिव्स फ्री एनर्जी। देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन Cu+2 आयन SO4-2 आयन पूरा अलग अलग हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, राइट और रॉन्ग। इलेक्ट्रोलाइसिस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ेगा, तो गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ेगा या डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिव्स फ्री एनर्जी घटता है तो डेल जी नेगेटिव आता है। हमको थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल से ये पता है कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी वर्क डन होगा, ये सॉन नो,
ये थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल से पता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन कन्वर्ट एंड मेक अ वर्क डन और दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम लोगों को पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, राइट और रॉन्ग? वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू वी इन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी वर्क डन है, इनटू आई मतलब टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इनटू एफ द चार्ज इन फैराडेज इनटू ई ऑफ द सेल। ये हम लोग ये करते हैं, लिखते हैं। ई ऑफ द सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फैराडे में। तो कितना इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके कितना, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन। सिंपल सी बात है, अगर ई नॉट ऑफ द सेल वर्क डन है, ईएमएफ खुद ही एक वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देने से एनएफई करने से आ जाता है, राइट। इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, जो मैं बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैं उधर भी बताया इधर भी बताया, यही चीज़ लिखा हुआ है। एनीवे, तो ये हो गया। तो इसीलिए गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होने से वर्क डन होगा, तो माइनस डेल जी इज इक्वल्स टू एन एफ ई, क्योंकि जितना गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होगा उतना ही वर्क डन होगा, राइट और रॉन्ग? जितना डेल जी रिलीज होगा, नेगेटिव डेल जी जितना रिलीज होगा उतना ही वर्क डन होगा। तो यानी इसको अगर स्टैंडर्ड डेल जी जानना है तो स्टैंडर्ड ई सेल बैठा दो, बस हो गया। और ये तो अभी अभी सीखा है कि ई सेल इज इक्वल्स टू आर टी बाई एन एफ लॉग बेस ई के सी, इसको बदला नहीं है, रॉ इक्वेशन में लिखा है, नहीं तो 0.059 वो भी आ जाता, वो कोई बात नहीं है। टेम्परेचर 298 केल्विन में लेने से, आर का वैल्यू बैठने से, एफ का वैल्यू बैठने से, एफ का वैल्यू बैठने से, या फिर वो सब छोड़ो, तो लॉग के बेस में इसको कन्वर्ट किया और डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी इंटू लॉग के सी, मतलब कितना गिव्स फ्री एनर्जी, कितना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो कितना गिव्स फ्री एनर्जी निकलेगा या कितना वर्क डन वो सेल कर पाएगा, ये आपको निकल जाएगा, राइट और रॉन्ग? सो ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, ओके। इसके बेसिस में आई डोंट थिंक कि आपको सम देगा, ठीक है, इसके बेसिस में सम नहीं देना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया, बड़ा आसान सा चीज़ है। तो with that we can end our chapter. So in our chapter we have learned about electrolysis, details of electrolysis, conductivity, various types of conductivity we have learned. We have learned about electrochemical series, we have learned about Nernst equation, and we have learned about Kc and del G related to electrochemical cells. We have also learned about the applications of electrochemical cells. So these are the things we have learned. Thank you.